हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग तैया सी। शक्ति ने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया और बैठकर सब आपस में बातें करने लगी। शक्ति, काशी और वंश एक तरफ बैठे थे और मुन्ना, गौरी, अंजलि एक तरफ। शक्ति से अभी तक वंश के ठीक से बात भी नहीं हुई थी। वंश ने खुद से चलकर कभी की भी नहीं। वैसे वंश, तुम आज यहाँ अकेले आए हो? तुम्हारे साथ वो तुम्हारी दोस्त नहीं आई? शक्ति ने जानबूझकर वंश को छेड़ते हुए कहा। वंश ने देखा शक्ति की इस बात पर सब उसे ही देख रहे हैं, तो उसने शक्ति से कहा, कौन दोस्त? वही जिसके साथ तुम बिना हेलमेट के पकड़े गए थे। शक्ति ने वंश की पोल खोलते हुए कहा। ओ, मुन्ना, गौरी, काशी और अंजलि ने एक साथ कहा तो वंश चिढ़ गया। क्या हो? हाँ, क्या हो? निशी को घर छोड़ने जा रहा था, और कौन होगा मेरे साथ? वंश ने चिढ़ते हुए कहा तो सब हंसने लगे। ये लोग बस तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, शक्ति ने कहा। वंश ने शक्ति को देखा और कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। शक्ति मुस्कुरा दिया और अपनी बाह वंश के कंधों पर रखकर उसे अपनी तरफ करके धीरे से कहा, ज्यादा आकर दिखाई ना तो मैं इन सबको बता दूंगा सगाई वाले दिन तुम निशी को कॉफी भी पिला रहे थे। वंश ने सुना तो हैरानी से शक्ति को देखने लगा और मन ही मन बड़बड़ाया, ये शक्ति तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकला। वेटर खाना ले आया और सब बातें करते हुए खाना खाने लगे। जिस रेस्टोरेंट में शक्ति और बाकी सब खाना खा रहे थे, उसी रेस्टोरेंट के नीचे बने रिजॉर्ट में डीआईजी और चौहान बैठकर शराब पी रहे थे। विक्रम बहुत पहले वहां से जा चुका था। शराब खत्म हो चुकी थी और काफी वक्त भी हो चुका था, इसलिए चौहान ने उठते हुए कहा, मैं अब चलता हूँ डीआईजी, और जॉर्डन का केस तुम देख लेना। वो बहुत बकबक कर रहा था, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। चौहान, ऐसे किस किस को रास्ते से हटाओगी? मैं कानून के लिए काम करता हूँ, कानून मेरे हाथ में नहीं है, डीआईजी सर ने थोड़ा गुस्से से कहा। चौहान डीआईजी सर के पास आया और उसकी कॉलर पकड़ते हुए घूर कर कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी हटा दूंगा डीआईजी। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने लाशों को सीढ़ी बनाया है। इस साम्राज्य को मैं ऐसे ही खत्म होने नहीं दूंगा। चौहान को गुस्से में देखकर डीआईजी सर घबरा गए। उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। वे बस आंखों में डर के भाव लिए चौहान को देखते रहे। चौहान ने झटक कर डीआईजी सर को छोड़ा और कहा, कौन बर्बाद करेगा मुझे? वो डीसीपी। वो नहीं जानता उसने गलत जगह पैर डाला है। बस आज की रात डीआईजी, कल इस शहर में नया सूरज निकलेगा। उस डीसीपी के खिलाफ जॉर्डन और आशिफ के कत्ल का अरेस्ट वारंट जारी कर। दिल्ली वापस जाने से पहले मुझे वो सलाखों के पीछे चाहिए। डीआईजी सर ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चौहान की बात सुनते रहे। चौहान ने घड़ी में समय देखा और वहां से चला गया। जिस आखिरी ऑर्डर का उसे इंतजार था वो आने वाला था। चौहान के जाने के बाद डीआईजी सर ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक सांस में पी गए। उन्होंने महसूस किया कि पैसों के लालच में आकर चौहान से हाथ मिलाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। डीआईजी सर पीछे हटने का सोचते भी तो उन्हें और उनके परिवार को खतरा था। शक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने के अलावा अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। डीआईजी सर उठे और वहां से चले गए। शक्ति रेस्टोरेंट के शीशे की तरफ बैठा था, जहां वह बाहर सड़क पर आसानी से देख सकता था। शक्ति यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आया था, बल्कि कुछ और वजह थी। और अगले ही पल शक्ति की आंखें चमक उठी जब उसने डीआईजी सर को गाड़ी में बैठकर वहां से जाते हुए देखा। शक्ति उठा और कहा, हम आते हैं। कोई बात नहीं, काशी ने कहा तो शक्ति वहां से चला गया। शक्ति नीचे आया, लेकिन तब तक डीआईजी वहां से जा चुके थे। शक्ति कुछ देर बाहर रुका और फिर सीधा रिजॉर्ट के अंदर चला गया। उसने गार्ड के पास आकर उसे 500 का एक नोट दिया और गार्ड ने शक्ति को अंदर जाने दिया। शक्ति गलियारे में चक्कर लगाते हुए कमरे तक आया, जहां कुछ देर पहले चौहान साहब, डीआईजी सर और विक्रम मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति पहले भी यहाँ आ चुका था। शक्ति ने इधर उधर देखा और कमरे के अंदर चला आया। उसने वहां रखे फ्लावर पॉट से कैमरा और माइक निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया। शक्ति तुरंत वहां से निकल गया। शक्ति तेज कदमों से गलियारे में चलने लगा, तभी सामने से आते मुन्ना से टकरा गया और उसके चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। उसने कठोरता से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुन्ना? ये सब क्या चल रहा है शक्ति?
खाना छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्ना ने शक्ति की बात का जवाब न देकर सामने से सवाल किया। शक्ति ने गहरी सांस ली और मुन्ना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये सब हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते मुन्ना, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तुम कल बनारस वापस जाओ, ये सब हम संभाल लेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मामला राजनीति से जुड़ा है। शक्ति, तुमने मुंबई से हमें सबूत लाने को कहा और हम लेकर आए, बिना तुमसे कोई सवाल किए। लेकिन अब हमें लग रहा है कि कुछ तो बड़ा है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। मुन्ना ने भी गुस्से में कठोरता से कहा। ये पुलिस का मामला है मुन्ना। शक्ति ने भी गुस्से से कहा। नहीं, ये हमारी बहन काशी के भविष्य का सवाल है। तुम पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए तुम खुद क्रिमिनल बन जाओ। इंदौर लाने से पहले हमने वो सबूत देख लिए थे। मुन्ना ने शक्ति को घूरते हुए कहा। मुन्ना की बात सुनकर शक्ति थोड़ा शांत हुआ और धीमे स्वर में कहने लगा, मुन्ना, इस वक्त हम तुम्हें ये सब नहीं बता सकते। हम तुम सबकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। एक बड़ा सबूत हमारे हाथ लग चुका है। कल सुबह ये सब लोग हवालात में होंगे। हम कोशिश करेंगे तुम्हारे पापा इसमें ना फंसे। मुन्ना ने अपने पापा का जिक्र सुना तो कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? शक्ति ने फिर एक ठंडी सांस ली और कहा, जिस ड्रग्स स्कैंडल का सच सामने लाने के लिए हम पिछले 4 महीने से परेशान हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम मुरारी मिश्रा का आता है मुन्ना। हम जानते हैं मुरारी चाचा बेकसूर है, लेकिन जांच के लिए हमें कल गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मुन्ना ने सुना तो जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा। अब तक वह शक्ति से ईमानदारी के लिए काम कर रहा था और अब जाकर उसे समझ आया कि उसकी ये ईमानदारी उसके ही पापा के गले का फंदा बनने जा रही थी। मुन्ना ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मुन्ना, मुन्ना, हमारी बात सुनो। मुन्ना, शक्ति ने आवाज दी, लेकिन मुन्ना वहां से जा चुका था। मुन्ना वहां से चला गया और ऊपर सबके साथ बैठ गया। शक्ति भी चला आया, लेकिन उसमें और मुन्ना के बीच कोई बात नहीं हुई। सब खाना खा चुके थे और रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए शक्ति ने सबसे घर चलने को कहा। मुन्ना गौरी के साथ आया था, लेकिन उसने वंश, अंजलि और काशी को भी साथ चलने को कहा ताकि गौरी को घर छोड़कर सब घर जा सके। शक्ति को इससे कोई ऐतराज नहीं था, उल्टा मुन्ना ने उसका काम आसान कर दिया। मुन्ना बाकी सबके साथ वहां से निकल गया और शक्ति अकेला अपनी गाड़ी से। रास्ते भर वंश, गौरी, काशी और अंजलि ही कुछ न कुछ बात किए जा रहे थे, लेकिन मुन्ना खामोश था। वह शक्ति से नाराज था कि शक्ति ने उससे इतना सब छुपाया। मुन्ना ने गौरी के सामने गाड़ी रोकी। गौरी ने सबको बाय बोला और गाड़ी से उतरी तो मुन्ना ने कहा, हम गौरी को बाय बोल कर आते हैं। हाँ हाँ मुन्ना, अच्छे से बाय बोल कर आना, वंश ने शरारत से कहा तो अंजलि और काशी दबी हंसी हंसने लगी। मुन्ना गाड़ी से उतरा और गौरी के पीछे आकर कहा, गौरी। गौरी पलटी और कहा, हाँ मान। गौरी के सामने आकर मुन्ना ने फिर कहा, तुम हमसे नाराज तो नहीं हो ना? मुन्ना की बात सुनकर गौरी ने हैरानी से मुन्ना को देखा और कहा, मान, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? आज मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त बिताया, मैं बहुत खुश हूँ। और कल सुबह तुम बनारस वापस जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बाय बोलने जरूर आऊंगी। और अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मुन्ना ने देखा गौरी इस वक्त कितनी समझदार लग रही थी। मुन्ना ने आगे बढ़कर गौरी को गले लगाया और कहा, थैंक यू। गौरी मुस्कुरा उठी और शर्मा भी गई, क्योंकि गाड़ी की खिड़की से बाहर निकले 3 सर गौरी को ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मुन्ना गौरी से दूर हटा और कहा, अब तुम अंदर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट, हम सुबह मिलते हैं। गौरी ने हामी में सर हिलाया और जाने के लिए पलट गई, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ाकर गौरी रुकी और मुन्ना के पास आकर उसके गाल को अपने होठों से छूकर कहा, थैंक यू आज के लिए। ओ, वंश, काशी और अंजलि की आवाज मुन्ना और गौरी के कानों में पड़ी तो गौरी हंसते हुए वहां से चली गई और बेचारा मुन्ना अपना हाथ गाल से लगाए गाड़ी की तरफ चला आया। मुन्ना जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा, उसने देखा वंश बगल वाली सीट पर बैठा है। काशी और अंजलि पीछे थी। मुन्ना को देखते ही तीनों शांत होकर बैठ गए। मुन्ना ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। अनु मुरारी के पास आई और अपने हाथों को बांधकर खड़ी हो गई। एक तो मुरारी अनु से ऐसे ही डरता था और आज तो उसने भारी गलती की थी। अनु को घूरते पाकर मुरारी ने कहा, ए मैगी,
ऐसे देखकर काहे हमें हार्ट अटैक देना चाहती हो? अच्छा लगेगा जे उम्र में तुम विधवा बनकर घूमो। अनु ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक मुरारी को देखती रही। इससे मुरारी की बेचैनी और बढ़ गई और उसने कहा, देखो हम बताते हैं, हमें गलत ना समझो तुम। ये सुनकर अनु का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, क्या बताओगी तुम? हाँ मुरारी, मुझे तुम्हारे अचानक यूं गायब हो जाने से दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ सिर्फ ये सोचकर परेशान थी कि तुम कहीं फिर मुसीबत में ना फंस जाओ। मैं जानती हूँ मुरारी कि तुम सिर्फ मस्ती मजाक करते हो, लेकिन तुम्हारा ये मस्ती मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ जाता है। कहते हुए अनु मुरारी के पास आई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उदासी भरे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुरारी, मैं बस चाहती हूँ कि अब ये बची हुई जिंदगी बिना किसी तकलीफ के गुजरे। मैं जानती हूँ तुम्हें राजनीति से बहुत प्यार है और आज भी कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उसका एहसास बचा है, लेकिन इस राजनीति के चलते मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देख सकती। अनु को उदास देखकर मुरारी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, ए मैगी, ये सब क्या कह रही हो तुम? हम राजनीति छोड़ चुके हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ जान पहचान के लोग जरूर है, लेकिन हम उनके साथ नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे कि तुम अचानक से ऐसी बातें काहे कर रही हो। अनु का चेहरा उदासी से घिर गया और उसने कहा, ये तो बाइक वाले ने बोला है, मैंने नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं जानती मुरारी, ऐसा क्यों है, बस मेरा मन घबरा रहा है। मुरारी ने अनु को अपने सीने से लगाया और कहा, हम कल बनारस जा रहे हैं, ठीक है? अब ज्यादा मत सोचो। कुछ ही दूर घूमते हुए शिवम की नजर अनु और मुरारी पर पड़ी तो उसने सारिका से कहा, एक मुरारी ही है जो अनु को संभाल सकता है। जब मुरारी नहीं आया था तो अनु हमसे कह रही थी कि आज मुरारी को अच्छे से सबक सिखाएगी, और अब देखो प्यार जताया जा रहा है। सारिका ने शिवम को देखा और कहा, क्योंकि इस उम्र में हम सफर से दूर जाने की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। शिवम ने सारिका की तरफ देखा तो पाया कि सारिका के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन एक दर्द उसकी आंखों में झलक रहा था। सारिका की आंखों में देखते हुए शिवम को याद आया कि कुछ वक्त बाद सारिका भी उससे दूर जाने वाली है। ये ख्याल आते ही सारिका की आंखों का दर्द शिवम की आंखों में समा गया और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग गैयासी। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।